आने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुसफ नॉवल की किस्त नंबर 46। वो यूं ही बेजारी से निगाह इधर उधर घुमाती रही और वाक़तन फिर वो पूरी तरह से ठटकी। रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल के उस तरफ का मंजर साफ वाज़ेह था। कोने वाली मेज पे बैठा वो मुस्कुराते हुए वॉलेट खोलता हुमायूं ही था। वो यकटक उसकी मुस्कुराहट को देखने लगी। क्या उसे मुस्कुराना याद था? क्या उसे मुस्कुराना आता भी था? और तब उसकी नजर हुमायूं के मुकाबिल बैठी लड़की पे फिसली। शोल्डर कट बाल, स्लीवलेस शर्ट, कमान की तरह पतली आईब्रोज। वो मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी और हुमायूं सर झटककर मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। उस लड़की को वो अच्छी तरह से पहचानती थी। वो आरज़ू थी और वाकई वो आरज़ू ही थी। हुमायूं अब वॉलेट से चंद नोट निकालते हुए कुछ कह रहा था जब वो हंसते हुए नफी में सर हिला रही थी। दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी वाज़ेह और अयां थी। अच्छा, तो ये बात थी हुमायूं दाऊद, तुम्हें आरज़ू ही मिली थी? उसने गम से लब काटते हुए सर झटका। फरिश्ते ठीक कहती थी, यकीनन वजह कोई और थी। उसकी माजूरी का तो बस बहाना था। असल वजह तो वो पतली कमान से अबरू वाली शातिर लड़की थी जो उसके शौहर के साथ सरेआम लंच कर रही थी। हाँ, उसने कहा था कि वो हुमायूं को उससे छीन लेगी और उसने ठीक कहा था। महमल ने कर्ब से सोचा और साथ ही मगरिब की सदाएं बुलंद हो रही थीं जब बिल्किस उसकी व्हील चेयर धकेलती घर के गेट में दाखिल हुई। उसके सामने एक ही मंजर था। कोने की टेबल पे बैठे हंसते मुस्कुराते दो नफूस, एक जाना पहचाना सा फर्द और एक जानी पहचानी सी औरत। वो उजड़ी उजड़ी सी सूरत लिए गुमसुम सी व्हील चेयर पे बैठी थी। बिल्किस कब उसे कमरे तक लाई उसे कुछ भी इल्म न था। किसी ने उसका शाना हिलाया तो वो चौंकी और फिर गर्दन उठाकर सामने देखा। फरिश्ते हैरान सी उसके सामने खड़ी थी। जर्द शलवार कमीज में मलबूस, दुपट्टा शानों पे फैलाए, उसने गीले भूरे बाल समेटकर दाएं शाने पे डाल रखे थे। शायद वो भी नहा कर आई थी। अरे भाई, किधर गुम हो महमल? कब से बुला रही हूं तुम्हें। हाँ, वो पंजों के बल उसके सामने कारपेट पे बैठी और उसके दोनों हाथ थाम लिए। दाएं शाने पे पड़े उसके गीले बालों से पानी के कतरे टपक कर दामन को भिगो रहे थे। आप ठीक ही कहती थी फरिश्ते। वो जैसे हार गई थी। फरिश्ते को लगा वो रो रही है, मगर उसके आंसू बाहर नहीं थे, अंदर गिर रहे थे। मैंने आज खुद उन दोनों को देखा है। किन की बात कर रही हो तुम? वो बुरी तरह से चौंकी। हुमायूं और आरज़ू को। आरज़ू? असद अंकल की बेटी आरज़ू? हाँ, वही। क्या असद चचा की डेथ हो गई है? तुमने उन्हें किधर देखा? वो उसका सवाल नजरअंदाज कर गई थी। मरकज के रेस्टोरेंट में वो दोनों लंच कर रहे थे या शायद हाई टी। फरिश्ते हुमायूं हंस रहे थे। मैं तो समझी थी कि वो हंसना ही भूल गए होंगे। देखो, मगर ये भी तो हो सकता है ना कि पता नहीं, मगर तुम। वो मुतज़ब्ज़ब सी थी, कुछ कहते कहते रुक गई। मुझे पता है कि वो आरज़ू की वजह से मेरे साथ यूं कर रहे हैं। उसने कहा था कि वो हुमायूं को मुझसे छीन लेगी और उसने ये कर दिखाया। क्या वो कभी उसके घर में आई है? हाँ, वो तो अक्सर आती रहती है, मगर तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाने के बाद वो कभी नहीं आई। वाकई? उसे हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया। आखिर वो किस हैसियत से आती थी इस घर में? आपने उसे क्यों नहीं निकाला? अंदर क्यों आने दिया फरिश्ते? देखो, ये मेरा घर तो नहीं है महमल, मुझे इसका कोई हक नहीं है। और महमल चुप सी हो गई। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। हुमायूं के कुछ गेस्ट आने हैं खाने पे, अभी वो बिल्कुल पहुंचने वाले होंगे, तो मैं जरा किचन देख लूं, ठीक है? उसके हाथों से हाथ निकालकर उठ खड़ी हुई। गीले बाल शाने पे फिसल कर कमर पे जा गिरे। आप बहुत अच्छी हैं फरिश्ते, वो कहे बगैर ना रह सकी। वो तो मुझे पता है। वो नरमी से मुस्कुराई और जर दुपट्टे का पल्लू सर पे डाला, फिर अच्छी तरह चेहरे के गिर्द हसार सा बनाकर दायां पल्लू बाएं कंधे पे डाल दिया। यूं के बाल और कान छुप गए। तुम आराम कर लो महमल, बहुत थक गई हो। वो बाहर निकल गई और महमल वहीं उदास वीरान सी बैठी रह गई। बाहर से चहल पहल की मधम मधम आवाजें आ रही थी। काफी देर बाद उसने खिड़की से हुमायूं की गाड़ी को आते देखा था।
اس کے ہمراہ 2-3 معزز اشخاص بھی تھے۔ ہمایوں اسی لباس میں تھا جس میں ابھی شام میں آرزو کے ساتھ بیٹھا تھا، گویا وہ واقعی وہی تھا، یہ اس کا وہم نہ تھا۔ وہ حسرت سے کھڑکی سے لگی ان کو اندر جاتے دیکھتی رہی۔ اس کے کمرے میں اندھیرا اتر آیا تھا اور صرف باہر روشنی تھی۔ باہر والے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے اور وہ باہر والا تو شاید اب کبھی بھی اسے نہ دیکھ سکے۔ اس کے پاس اب بہتر انتخاب تھا، جوان، سٹائلش، زندگی سے بھرپور عورت۔ بے شک وہ محمل کی طرح خوبصورت تو نہ تھی، مگر اس کی تراش خراش کی گئی شکل محمل سے زیادہ حسین لگتی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا کبھی حالات بدلیں گے؟ کیا کبھی ہمایوں لوٹے گا؟ کیا کبھی اس کی معذوری ختم ہوگی؟ کیا کبھی تیمور اس کے پاس آئے گا؟ کیا یہ گھر اس کا رہ سکے گا؟ کیا وہ در بدر کر دی جائے گی؟ کیا وہ بے سہارا چھوڑ دی جائے گی؟ اور یہ سب سوچتے ہوئے اس کا اندر کا خوف بے بسی آنسوں کی صورت میں آنکھوں سے نکل کر چہرے پہ لڑکنے لگی۔ مستقبل ایک بھیانک سیاہ پردے کے مانند ہر طرف چھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے میں ڈرتی اور خوف کھاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا وہ ایک کلمہ وہ بار بار زیر لب دہرا رہی تھی، یہاں تک کہ اندر کرب قدرے کم ہوا اور ذرا سا سکون آیا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، نکال ہی دینا ہے، تو مجھے کسی بے قدرے کے حوالے مت کرنا میرے مالک۔ کوئی امید کا سرا دکھائی دے، کوئی روشنی دکھائی دے۔ وہ بنا لب ہلائے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو اسی طرح بہہ رہے تھے۔ پھر جب بہت رو چکی تو چہرہ پونچھا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا سفید کور والا قرآن اٹھایا۔ اس کے فرنٹ کور پر مٹا مٹا سا میم اسی طرح لکھا تھا اور اسے یاد نہ تھا کہ اس نے آخری دفعہ تلاوت کدھر چھوڑی تھی، پتہ نہیں نشان کہیں لگایا بھی تھا یا نہیں۔ بس جہاں سے صفحہ کھلا اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاشعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتی تھی، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، سو برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ اور پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا کہ تمہارا حمیم، گہرا جان نثار دوست ہو۔ اس نے حیرانگی سے ان آیات کو دیکھا۔ کیا اب بھی کوئی امید تھی کہ وہ شخص اس کا حمیم یعنی گہرا جان نثار دوست بن سکتا ہے؟ اب تو کچھ بھی باقی نہ رہا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اس آیت کو دوبارہ سے پڑھا۔ بہت ہی عجب ماجرا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے دیکھ آئی تھی، اپنے اس شوہر کو جو برملا اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا کہہ چکا تھا۔ اس کا اپنا بچہ اس سے بدکتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی بے انتہا پر امید رہنے والی بہن بھی آج خاموش تھی۔ آج اس نے بھی امید نہیں دلائی تھی کہ ہمایوں کا رویہ سب کے سامنے تھا۔ اور پھر اس نے پڑھا، پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا تمہارا حمیم ہو، اور اس خوبی کو ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بہت صبر کرتے ہیں، اور اس خوبی کو ان کے علاوہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ یہ سوچنے لگی، میں اتنی صبر کرنے والی اور بڑی قسمت والی کہاں ہوں اللہ تعالیٰ؟ کیا وہ واقعی کبھی بھی ان عداوتوں کو پگھلا نہیں سکے گی؟ کیا اسے مایوس ہو جانا چاہیے؟ اور اتنے میں باہر سے چہل پہل کی آوازیں بدستور آ رہی تھی۔ محمل کے کمرے کے سامنے ہی ڈرائنگ ہال اور ڈائننگ روم تھا۔ اس نے قرآن بند کر کے شیلف پہ رکھا اور ویل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ قداور کھڑکی کے شفاف شیشوں کے اس پار ڈوبتی شام کا منظر نمایاں تھا۔ دور اوپر کہیں آدھا چاند بادلوں سے جھانک رہا تھا، یہاں تک کہ شام ڈوب گئی اور چاندنی سے کھڑکی کے شیشے روشن ہو گئے۔
وہ उसी तरह अंधेरे में डूबे कमरे में बैठी गर्दन उठाए चांद को देख रही थी। दूर करो उसे उस तरीके से जो बेहतरीन हो, जो बेहतरीन हो, जो बेहतरीन हो। एक आवाज बार बार उसकी समात में गूंज रही थी और वो चुपचाप चांद को देखे बस कुछ सोचे गई, और साथ ही यह सीन हुआ खत्म। अगला सीन वहां से शुरू होता है जहां पे वो व्हील चेयर पे बैठी हमायूं के घर लौटने का इंतजार कर रही होती है। उसने दीवार पे आवेजा घड़ी पे निगाह दौड़ाई। 1 बजने में भी चंद मिनट थे और हमायूं 1:30 बजे तक घर आ जाता था। वो व्हील चेयर घसीटती सिंगार मेज के सामने ले आई और कद आवर आईने में अपना अक्स देखा। व्हील चेयर पे बैठी एक कमजोर सी लड़की जिसके घुटनों पे चादर पड़ी थी और गीले बाल शानों पे बिखरे थे, चेहरे की सफेद रंगत में जर्दी खुंडी थी और भूरी आंखों तले हल्के थे। उसने हेयर ब्रश उठाया और आहिस्ता आहिस्ता बालों में ऊपर से नीचे कंघी करने लगी। गीले बालों से मोतियों की तरह टपकते कतरे उसकी सुर्ख कमीज को भिगो रहे थे। ये खूबसूरत जोड़ा फरिश्ते ने उसके लिए बनवाया था और आज वो बहुत शौक से उसने पहना था। बाल सुलझ गए तो उसने चेहरे पे हल्का सा फाउंडेशन लगाया, फिर गुलाबी सा ब्लश ऑन बिखेरा, आंखों में गहरा काजल और ऊपर लाइट पिंक सा आई शेडो, फिर पिंक और रेड लिपस्टिक मिलाकर लबों पे लगाई, यूं के ओवर भी ना लगे और बहुत फीकी भी नहीं। बाल जरा जरा सूखने लगे थे। उसने उनको ब्रश से समेटा, फिर दोनों हाथों में पकड़े ऊंचा किया और पोनी में बांधा, यूं कि ऊंची पोनी टेल उसकी गर्दन पे झूलने लगी। वो थी महमल की यादगार पोनी टेल। उसे देखकर उदासी से मुस्कुरा दी, फिर ड्रेसिंग टेबल पे रखा ज्वेलरी बॉक्स खोला और लटकते सुर्ख याकूत का सोने का सेट निकाला, कानों में आवेजे पहने और गर्दन में नाजुक सा नेकलेस। अब अपना अक्स देखा तो खुशगवार सी हैरत हुई। वो वाकई बहुत अच्छी लग रही थी, तरोताजा और खूबसूरत। ज्वेलरी बॉक्स के साथ ही उसकी कांच की सुर्ख चूड़ियां रखी थी। वो एक एक चूड़ी उठाकर कलाई में डालती गई, यहां तक कि दोनों कलाइयां भर गईं। और जब उसने सुर्ख बड़े से याकूत की अंगूठी उठाई तो उसे पहनते हुए चूड़ियां बार बार खनक उठती। अब 1:30 बजने वाला था और हमायूं आने वाला था। उसने एक नजर घड़ी को देखा और फिर परफ्यूम स्प्रे करके खुद को बाहर निकाल लाई, लेकिन हमायूं अभी तक नहीं आया था। वो बेचैन सी लाउंज में बैठी थी, कभी आवेजे दुरुस्त करती, कभी चूड़ियां ठीक करती और बार बार दरवाजे को देखती। अब 2 बजने वाले थे जब उसने गाड़ी की आवाज सुनी। एकदम उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही तरीका उसे बेहतरीन लगा था, सो उसने उसी को अपनाया था। कदमों की चाप करीब होती सुनाई दी। वो खामखा गोद में धरे हाथों को देखने लगी। वो नर्वस सी हो रही थी और वो ये जानती थी। दरवाजा खुला और उसे हमायूं के भारी बूटों की चाप सुनाई दी, मगर नहीं, साथ में नाजुक हील की टक टक भी थी। उसने हैरत से सर उठाया और अगले ही पल जोर का झटका लगा। हमायूं और आरसू आगे पीछे अंदर दाखिल हो रहे थे। वो यूनिफॉर्म में मलबूस था और हाथ में खाकी लिफाफा था। वो आरसू से बगैर कुछ सुने चला आ रहा था। वो उसके हम कद मसरूर सी चल रही थी। वाइट ट्राउजर पे पिंक घुटनों तक आती शर्ट और दुपट्टा नापैद, कमान किसी पतली आईब्रोज और तीखी निगाहें। उसे सामने बैठे गर्दन उठाए खुद को देखते उन दोनों के कदम जरा से सुस्त हुए। चंद लम्हे वो शदीद सदमे की हालत में रही थी, मगर फिर संभल गई। बज़ाहिर सुकून से उन दोनों को आते देखा और उसी सुकून से सलाम भी किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमायूं ने जवाब देकर एक नजर आरजू को देखा, जो सीने पे बाजू बांधे तीखी निगाहों से महमल को देख रही थी। उसकी निगाहों में वाज़े इस्तेहज़ाया था। मैं आपका इंतजार कर रही थी हमायूं, मुझे आपसे बात करनी है। वो आरजू को यकसर नजरअंदाज किए स्पॉट लहजे में हमायूं से मुखातिब थी। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, वो संजीदगी से कहता उसके सामने सोफे पे बैठा था। खाकी लिफाफा अभी तक उसके हाथ में था। तभी महमल ने उसे कहा, ठीक है, आप बताएं। वो दोनों आमने सामने बैठे थे और आरजू उसी तरह सीने पे बाजू लपेटे उखड़ी उखड़ी सी खड़ी थी।
چند لمحے خاموشی حائل رہی اور ہمایوں ہاتھ میں پکڑے خاکی لفافے کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور انہی سنجیدہ نگاہوں سے محمل کا چہرہ دیکھا۔